साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज कहने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल को आपके 10वीं के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए थे कोरोना वायरस की वजह से, और उसके बाद 1 जून को जो निर्णय आया उसमें ये कहा गया कि जी 12वीं के जो एग्ज़ाम हैं वो नहीं होंगे। अब समस्या ये आकर के खड़ी हो जाती है कि जो असेसमेंट है वो किस तरीके से किया जाए और किस पैरामीटर के ऊपर उस पर काम किया जाए। तो सरकार ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि जी हम ऐसा करेंगे कि 10वीं का, 11वीं का और 12वीं का जो पूरा प्रोसेस है उसके आधार के ऊपर असेसमेंट किया जाएगा। 30% जो नंबर हैं वो 10वीं के बेस के ऊपर होंगे, 30% आपके 11वीं के बेस के ऊपर होंगे और 40% आपके 12वीं के बेस के ऊपर होंगे, जिनमें आपके यूटी भी होंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे और दूसरे प्रकार के जो भी उनका प्री बोर्ड वगैरह हुए होंगे उसके आधार के ऊपर होंगे। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, हालांकि वहाँ जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन एज ए टीचर होने के नाते और इतने सालों से इस प्रोफेशन में होने के बाद हम ये समझते हैं कि जनरली जो बच्चों का माइंड सेट है वो अलग अलग क्लासों में अलग अलग प्रकार का होता है। कहने का मतलब आपका यह है कि 10वीं में वो इतना अपनी स्टडी के लिए सीरियस नहीं होता, 11वीं के बाद थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो जाता है और 12वीं में वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इसलिए सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि यार अगले साल मैं कॉलेज में जाऊंगा, या जो थोड़ा बहुत नालायक किस्म का जो बच्चा होता है वो भी अपने एफर्ट ज़्यादा डालना शुरू कर देता है, जो हमारे इतने सालों का जो है अनुभव है। क्योंकि हर किसी के मन में एक ख्वाहिश होती है कि यार रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके लिए वो प्रयासरत भी होता है। बेशक आए गए एडमिशन मिले या न मिले ये सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन जनरली क्या है वो इसके लिए जो है अपना काम तैयार करता रहता है। अब जब रिज़ल्ट बनता है तो मोस्टली क्या होता है कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट जनरली देखे जाते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि 35-40% में पास हो जाएं तो हमें तो सर्टिफिकेट से मतलब है, उनका बाकी कोई दूसरा एम नहीं होता। एक बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं यार थोड़े और अच्छे नंबर आ जाएं तो कोई कोर्स कर लें या कुछ कर लें या कुछ कर लें। और एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आमतौर पर ये चाह रहे हैं कि 12वीं के बेस के ऊपर जो है जो बेस्ट 4 का एग्रीगेट होता है उसके आधार के ऊपर किसी नामी ग्रामी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए, जो कोर्स वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए, या कोई भी अगर आगे नीट में अपना भविष्य आजमाना चाहता है या IIT के अंदर जाना चाहता है या दूसरे प्रकार के जो इंजीनियरिंग के कोर्स हैं उनमें अगर जाना चाहता है तो हमेशा इस प्रयास में रहता है कि 12वीं में मुझे खूब मेहनत करनी है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि 12वीं में मौका ही नहीं मिला किस चीज़ का, मेहनत करने का, क्योंकि पूरे साल भर में मोस्टली जो 70% क्लासेस थी वो हमेशा ऑनलाइन होती रही। और ऑनलाइन का आलम यह है कि बच्चे लाइटें बंद करके और पिक्चर गायब करके या नेटवर्क इशू करके आमतौर पर कभी भी क्लासों को उन्होंने पूरा लिया नहीं या क्लासें पूरी हुई नहीं। पब्लिक स्कूलों में सैलरी मिल जाती है, मतलब वो फीस ले लेते हैं अपनी, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स को सैलरी मिल जाती है। जो सबसे ख़राब हाल होता है वो आपका प्राइवेट सेक्टर का होता है, जिनमें ट्यूटर्स वगैरह की भूमिकाएं होती हैं। आमतौर पर इनके पास तो वैसे ही बड़ा अभाव होता है। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये आकर के खड़ी हो जाती है कि जैसे ही ये पता लगता है कि जो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो पूरी क्लास की क्लास खाली हो जाती हैं, किसी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतना ख़राब हिसाब किताब जो है बन जाता है, क्योंकि हर किसी का विज़न यही होता है कि चलो यार छोड़ो पास तो हो ही जाएंगे। और वो कौन लोग हैं, वो 20 से लेकर 30% लोग हैं। तो आमतौर पर जब ये असेसमेंट किया जाए तो उसमें उन छात्रों का ज़रूर ध्यान रखा जाए। मैं प्रार्थना करूंगा सभी उन लोगों से जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो प्रतिभा संपन्न जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जब 12th के एग्ज़ाम रद्द हुए तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत खुश हुए, जिन्होंने फ़ोन किए जी बहुत बढ़िया हो गया सर, एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गए और आपके आशीर्वाद से हम पास भी हो गए। जबकि आपके पास का और फेल का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक माइंड सेट अपना बना लिया कि भैया आप तो पास ही होना है, बाकी और कोई इसको जो है रोक नहीं सकता। और दूसरे बच्चे वो थे जो उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे, जो ये लग रहे थे कि यार उन्होंने पूरे साल भर 4 घंटे 6 घंटे अपने सेल्फ स्टडी की है, बहुत मेहनत की है और आमतौर पर वो पेपर देना चाहते थे और एक बेटर रिजल्ट की कामना के साथ आगे जाना चाहते थे। अब उनके मन में संशय ये हो गए कि पता नहीं नंबर कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, और इनकेस अगर नहीं आते हैं तो दोबारा अगर एग्ज़ाम सरकार कह रही है कि जी कोई अपनी मर्ज़ी से दे सकता है, तो उसके बाद वो एग्ज़ाम आपके कब होंगे, उससे उनके भविष्य के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कहीं उनका साल तो ख़राब नहीं होगा।
ऐसे सैकड़ों प्रकार के सवाल उनके दिलो दिमाग में आ जाते हैं। उसका रिजल्ट कब निकलता है, ऐसे कई प्रकार के सवाल हैं। मोस्टली क्या होता है साथियों कि जो ये हमारा समाज है, इसमें से एक आप बहुत हाईएस्ट रैंक के लोग हैं, एक लोएस्ट रैंक के लोग हैं और एक मिडिल क्लास के लोग हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि जो मिडिल क्लास वाला जो बच्चा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी स्टडी करता है, तो उसका विजन और ऑब्जेक्टिव एक ही होते हैं कि वो कैसे न कैसे एक बेटर जॉब चाहता है, एक अच्छी जॉब चाहता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। अब जब इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उसमें इस प्रकार के फॉर्मेट काम करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो भविष्य है वो आपका दांव पे लग जाता है और उसका कोई भी जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो उसको जो है नहीं मिल पाता। कारण क्या है कि जो हाईएस्ट वर्ग है वो पढ़ता लिखता है इसलिए है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन ले ली है, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करनी। जो लोवेस्ट वर्ग हैं वो ये कहते हैं कि छोड़ यार, जैसे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं ऐसे हम भी कर लेंगे। उनके अंदर कोई विशेष उत्साह जो है नहीं देखने को मिलता है 80-90% केसेस में। और जो मिडिल क्लास है उसका एकमात्र ध्येय होता है कि उसने जो है बेस्ट से बेस्ट जॉब पकड़नी है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर सेट होना है। अब जब उसके साथ में इस प्रकार की ट्रेजडियाँ होनी शुरू हो जाती हैं तो इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा भयंकर और घातक हो जाता है। तो मेरी सरकार से इल्तिजा है कि आप प्लीज़ इसके लिए ज़रूर जो भी करें वो बेटरमेंट के लिए करें, अच्छाई के लिए करें, क्योंकि आपके पास तो पूरा अमला है, आपके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप जिस तरीके से चाहें इसका एनालिसिस करवा सकते हैं और बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए उसे आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तभी जाकर के एक अच्छे और बेहतर भविष्य का निर्माण हम कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो परीक्षा न दे। अच्छा टीचर आदमी तब तक नहीं बन सकता जब तक वो परीक्षा न दे। अच्छा वकील आदमी तब तक नहीं बन सकता जब तक वो परीक्षा न दे। और अगर इसी प्रकार से सर्टिफिकेटों का आदान प्रदान होता रहा तो इससे समस्याएं जटिल होंगी, खतरनाक होंगी और लोगों को एक बार अगर आदत पड़ गई इस चीज़ की तो फिर इसको हटाना कोरोना महामारी से कम नहीं होगा, क्योंकि एक माइंड सेट इसी प्रकार का बन जाएगा। अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत आपकी क्या है कि अगर कहीं पर सरकार जैसे कोरोना के टाइम पे ही अनाज बांट रही थी बाहर, या राशन बंट रहा था, या पका हुआ खाना बंट रहा था, तो मिडिल क्लास का आदमी वहाँ लाइन में भी खड़ा नहीं हो पाता। उसके साथ में दिक्कत ये है कि वो कहता है यार कहीं कोई मुझे देख ना ले, नहीं अड़ोसी पड़ोसी के देख ले, अबे ये तो फलानी जगह लाइन में खड़ा हो रखा था भाई। तो वो अपनी इज्जत के चक्कर में एकमात्र उद्देश्य इसका ये होता है कि वो हमेशा ही इस फिराक में रहता है कि यार कैसे न कैसे बच्चों के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया जाए, उन्हें बेहतर से बेहतर पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो अच्छी जॉब को ओरिएंटेड कर सकें। लेकिन जब इस प्रकार के सवाल आकर के खड़े हो जाते हैं तो इसको नापना या आंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन काम हो जाता है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें इस पीरियड में हुई हैं ऐसी जिनको होना चाहिए था वो नहीं हुई, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। तो इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं। इस समस्या का समाधान उन लोगों के पास है जो आमतौर पर रूलर्स हैं या जिन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले रखी है या जो सत्ता में भागीदार हैं। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि कैसे न कैसे इस प्रकार की समस्याओं से आमतौर पर देश को बाहर निकाले, और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन है, आमतौर पर जो हमारा रूट है, जो हमारा बेस है, इसको ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर साथियों ये लगातार ऐसे चलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा कि आने वाले समय में हर किसी को इसी की आदत पड़ जाएगी, तो फिर इस पैरामीटर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बड़ा जो है कठिन काम है। हम एजुकेशन का बजट बढ़ा तो देते हैं, स्कूलों के बिल्डिंगें नहीं बना लेते हैं, उन्हें रिनोवेट कर लेते हैं, उनमें स्पेस भी दे देते हैं, लेकिन जो पढ़ाने का जो हमारा सिस्टम है जब वही नहीं हो पाएगा, उसका बेस्ट नहीं हो पाएगा। एजुकेशन को जितना हम इजी कर देंगे तो उसमें समस्या आपकी ये हो जाएगी कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे अभी सिर्फ एक ही बोर्ड क्लास रखी हुई है, वो 12th है, बाकी सारे बोर्ड ख़त्म कर दिए। तो जब इस प्रकार का पैरामीटर हम बनाएंगे तो आमतौर पर एजुकेशन बहुत ईजी हो जाएगी और वो जो सर्टिफिकेट या जो डिग्री डिप्लोमा मिल रहे हैं आमतौर पर उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो जनरली होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि इस सेक्टर के अंदर भी जो है बेहतर और अच्छा काम किया जा सके, एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दिया जाए, उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसी बात पर एक बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक किसान थे और आमतौर पर वो पूरे साल भर खूब मेहनत करते थे, लेकिन जैसे ही फसल पकती थी तो या तो कभी जो है सूखा पड़ जाता था जब पानी की ज़रूरत होती थी, या कई बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, फसल ख़राब हो जाती थी, या कई बार ओले गिर जाते थे तो आपकी दिक्कत के खड़ी हो जाती थी। तो किसान बड़ा परेशान था। वो कहता था यार मैं पूरे साल भर खूब मेहनत करता हूँ, इसके बाद भी जब रिजल्ट की बारी आती है तो तब मेरे को 100 में से 70% या 80% ही हासिल हो पाता है, बाकी 20 से लेकर 30% आपका ख़त्म हो जाता है। तो भगवान से बहुत नाराज़ थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बड़े परेशान थे।
तो भगवान उनके पास आए, कहने लगे भाई तुम इतने दुखी क्यों हो। कहने लगे प्रभु मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, धूप में रहता हूँ, पानी में रहता हूँ, बरसात में रहता हूँ, रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, कई प्रकार की कठिनाइयों से रूबरू हो रहा होता हूँ, लेकिन इसका परिणाम मुझे जो है बहुत अच्छा नहीं मिलता। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, तू क्या चाह रहा है। कह रहा जी मैं ये चाह रहा हूँ कि राइट टाइम पे इनको पानी मिल जाए, राइट टाइम पे इनको सूरज की रोशनी मिल जाए, राइट टाइम पे इनको जो है जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो मिल जाए, तो आमतौर पर मेरी फसल बेहतर और अच्छी हो जाएगी। कहता है चल यार 1 साल तक मैंने ये सारा जिम्मा तेरे हैंड ओवर में कर दिया। भगवान जी ने बोला किसको, किसान को, कि ये सारी चीज़ें 1 साल तक तेरे हाथ में दे दी भाई, जो तेरा मन करे तो उसका इस्तेमाल कर, तो पानी का इस्तेमाल कर, तो बरसात का इस्तेमाल कर, तो धूप का इस्तेमाल कर, तो जो तेरे को हवा चाहिए उसका इस्तेमाल कर, जैसा तेरा मन है। कहने लगे ठीक है जी। अब किसान के पास सारी चीज़ें आ गई तो लगातार जो है इस फील्ड के अंदर काम करने लग गया। अब जब साल के अंत में आपके जो है फसल पकी, तो फसल पकने के बाद बहुत लंबे लंबे भुट्टे थे, लंबी लंबी बालियाँ अनाज की थी। तो किसान ने कहा यार मज़ा आ गया गुरु, ये तो अभी सब मेरे हैंड ओवर में हो गया, मैं बहुत आसानी से इसमें महारत हासिल कर लिया मैंने, अब तो 100% मेरे को इसका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो उसने जैसे भुट्टा तोड़ा और उसको छिला, तो भुट्टा तो था लेकिन सिर्फ उसका डंठल था, उसके अंदर बीज नहीं थे। अनाज की बालियाँ तो थी लेकिन उनके अंदर अनाज के दाने नहीं थे। तो किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, कहने लग गया प्रभु पहले तो 70-80% मिल जाता था, अब तो आपने वो भी ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया आपने, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो भगवान फिर आए, वो कहने लगे देख बेटा ऐसा है कि संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई अंकुर फूटता है ना, कोई बीज फूटता है, तो मेहनत के द्वारा फूटता है। और मेहनत करना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि हमारी आज की जो जनरेशन है, ख़ासतौर पे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने छोड़ दी। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जिनके 12th में 90+ नंबर थे और अब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वो लड़के भी ओपन बुक एग्ज़ाम में कॉपी करके और उसके बाद PDF फाइल बना करके और उसके बाद सेंड देते हैं। तो ये बोला उनको कि बेटा तो ऐसा क्यों कर रहा, तो पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ करके क्यों नहीं लिख रहा। कह रहा जी जब ओपन बुक एग्जाम है तो मैं क्या को अपना दिमाग लगाऊं पढ़ाई के अंदर। तो ये हिसाब आपका ऑनलाइन का है। अब आप समझ लीजिए कि आपने इनको प्रमोट करना है या इसे ख़त्म करना है, क्योंकि अगर हम इसे लगातार इसी तरह से प्रमोट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब कोई भी किताबों की तरफ अपना ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने ये कहानी बताई कि पहले तो 70% 80% आते थे, तो उसमें अपनी मेहनत होती थी, अपना हार्ड वर्क होता था। जब सब कुछ अपने हैंड ओवर में हो गया, जैसे किसान को मिल गया था, तो उसके बदले में रिजल्ट उसका क्या आया, 0 आया, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा तो हाथ में आ गया, लेकिन आमतौर पर जो प्रतिभा थी वो ख़त्म आ गई। किसी ज़माने में कहा जाता था, कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, कौवे जैसी जिसकी चेष्टा हो, यानी जो लगातार प्रयास कर रहा हो, बगुले जैसा जिसका ध्यान हो, एकटक होकर के जो अपनी किताबों में लगा हुआ हो, कुत्ते जैसी जिसकी नींद हो, हल्की सी भी भनक होती है तो कुत्ता फट से उड़ जाता है, कम खाने वाला हो, दीन दुनिया से संबंध न रखने वाला हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर केंद्रित होने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते थे, विद्यार्थी कहते थे। लेकिन आज ये पांचों के पांचों चीज़ें उसके जीवन से विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में अवेलेबल होने लग जाए तो आमतौर पर उसका जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिकली डिमोलिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो मेरी इल्तिजा है और मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आपके पास में सब कुछ है, इतना बड़ा सरकारी हिसाब किताब आपके सामने है, आप ऐसा प्रयास करें कि ऐसा न हो पाए या ऐसा न हो कि आने वाले समय में एग्ज़ाम हम ऑफलाइन न कर सकें। ऑनलाइन वाला प्रोसेस है या असेसमेंट वाला प्रोसेस है, आमतौर पर मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो उम्मीद है कि सरकारें भी इस पर ध्यान देंगे, बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे और बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। मैं कौशिक नौगाई, थोड़ी सी विचार जो मेरे मन में उत्पन्न आ रहे थे वो मैंने आपके सामने जो है प्रकट किए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजने की कोशिश करें, ताकि आमतौर पर कम से कम जो बच्चे हैं हमारे, उनके अंदर ये जागरूकता उत्पन्न हो जाए कि नहीं यार, पढ़ना है, ऐसे ही अपने जीवन को नहीं चलाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो फिर अपनी एजुकेशन से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, दोबारा फिर मुलाकात होती है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ध्यान दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।